इसका कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, उसमें अगर जाएंगे तो आप जल के राख हो जाएंगे। संविधान सभा में कोई भी हालत में होनी चाहिए। ये जो है संविधान सभा के जो विचारक, बहुत बड़े विचारवंत लोग उसमें थे, बहुत अभ्यास जिनका था, वो सब लोग थे। और उन्होंने जो वहाँ पे रखा, संविधान सभा में जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि जो देश है, ये जो देश को राष्ट्र एक संघ होना चाहिए। राष्ट्र जो एक संघ नहीं हो गया तो राष्ट्र सर्वोपरि पे, और मैं जो हूँ तो मैं प्रथमता भी भारतीय हूँ और अंतिमता भी भारतीय हूँ। तो बाबा साहब कितने बड़े हैं। पंडित नेहरू जी को बाबा साहब ने एक भी अक्षर बोलने नहीं दिया। पंडित नेहरू ने जितना भी उनका ज्ञान रखने का रख दिया, बाबा साहब ने सब पूरा उनका ज्ञान जो है वो उससे परे होकर के बाबा साहब ने पूरे देश का विचार करके यहाँ पे संविधान का विचार किया। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह है मैत्री संवाद। दर्शकों, आपको पता होगा कि इस मैत्री संवाद कार्यक्रम में हम समाज के हर क्षेत्र में नावीन्यपूर्ण काम करने वाले और उल्लेखनीय काम करने वाले ऐसे महानुभावों को आपके सामने रूबरू करने का प्रयास करते हैं। आज ऐसे एक महानुभाव को हम आपके सामने पेश करने का प्रयास करते हैं जो पूरी जिंदगी भर बाबा साहब का संविधान का विचार लेकर यहाँ पे समाज को उद्बोधित करने का काम सतत करते हैं। और ऐसा एक जो नाम है, यह है एडवोकेट वाल्मीकि तात्या निकाल जी। जी हाँ, एडवोकेट वाल्मीकि तात्या निकाल जी, यह नाम पूरा महाराष्ट्र जानता है, क्योंकि इस समाज को उत्थान के लिए, हर एक प्रकार के मूवमेंट चलाने के लिए वाल्मीकि तात्या निकाल जी नाम सबसे परिचित है। तो जानते हैं उनकी पार्श्वभूमि, किस प्रकार का समाज के लिए वो काम करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा यहाँ पे प्रभावित करने का वो पूरे भारत देश में काम करते हैं। तात्या, जय भीम, नमो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। तात्या, थोड़ा सा अपने बारे में, पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है लॉर्ड बुद्धा टीवी की इस मैत्री संवाद कार्यक्रम में, आपके खुद का परिचय। मेरा नाम वाल्मीकि निकाल जी है। बीड डिस्ट्रिक्ट में आष्टी में रहता हूँ, और फुले शाहू अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साठे के मूवमेंट में पिछले 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बुद्धिस्ट यूथ फेडरेशन पहले शुरू किया था हंडोरे ने और हमने। उसके बाद हम दलित पैंथर से जुड़ गए। रामदास जी आठवले के साथ तो पूरा महाराष्ट्र में घूमे। अपने बहुत ही फेमस गायक प्रहलाद जी शिंदे, मैं और रामदास जी 3 साल पूरा महाराष्ट्र का दौरा किया और संगठन मजबूत करने का प्रयास किया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश जी उपाध्याय बाला साहब अम्बेडकर, उनके साथ भारिप में, उसके पहले सम्यक समाज आंदोलन में, उसके बाद भारिप, उसके बाद बहुजन महासंघ और भारिप, और दोनों मिलके भारिप बहुजन महासंघ राज्य संगठक के पद पर 14 साल काम किया। और उसके बाद हमने एक कुछ MSW जो पास हुए हैं, ऐसे कुछ साथियों ने ह्यूमन राइट की मूवमेंट, जो पहली भारत की मूवमेंट है, कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट, मानवीय हक का अभियान, तो वो हमने शुरू किया था। और काफ़ी साल हमने, करीबन 20 साल वो मूवमेंट चलाई। और ह्यूमन राइट की जो बहुत ही अलग इश्यू जो थे, उसमें हमने बहुत ही महाराष्ट्र में और आंध्रा, MP और ऐसे कुछ राज्यों में हमने बहुत काम किया। मैं एक नाफरे नाम से एक नेटवर्क पूरे देश का था, नेशनल अलायंस फॉर राइट टू एजुकेशन एंड इक्वालिटी, उसका मैं 7 साल नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर था। पूरे 21 राज्य में मैंने 7 साल मैंने काम किया। और उसके बाद हम जो है, कुछ लोगों ने 2013 में हमने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र के करीबन 250 लोग हैं हम मेरे जैसे, हम सभी ने
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और ह्यूमन राइट का काम भी चालू है। फिर हमने एक समता अधिकार आंदोलन भी हमने चलाया। 1157 जो प्रमुख कार्यकर्ता महाराष्ट्र राज्य के 22 ज़िले में, उनसे वो सब मिलके हम उसमें से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, स्नेहाताई भालेराव मुंबई से, और ऐसे बहुत सारे लोग 1157 लोगों ने हमने मुंबई में ये संगठन स्थापित किया था। और इस तरह से हमारा जो प्रयास है, फुले शाहू अम्बेडकर अन्ना भाऊ साठे की विचारों की जो मूवमेंट है, ये जो आगे बढ़े और अपने लोग जो है उनका उत्थान हो। और उत्थान जो है, तो हमने पाया कि उत्थान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संदेश दिया है कि जाओ और आपके घरों की दीवार पर लिखो कि हम शासन करती जमात बनने वाले हैं। और बाबा साहब ने दूसरा भी एक वाक्य हमको दिया है कि ये राजकीय सत्ता, राज सत्ता ऐसी गुरु किल्ली है कि उससे पूरे कोई भी ताला खुल सकता है। तो इसको ध्यान में रख करके कि कोई राष्ट्रीय पार्टी में जाना चाहिए और समाज को राजसत्ता की ओर ले जाने के लिए वो प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम प्रयास कर रहे। 2024 के लोकसभा पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले और 2002 साल से अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, तब से कुछ लोगों ने यहाँ पे एक आरोप लगाया था कि यहाँ पर संविधान बदलने वाला है, और उसका प्रचार जो है, गलत प्रचार जो यहाँ पे पूरे देश में शुरू किया कि संविधान बदलने वाला है। और इसका जो ज़्यादा अवडंबर जो किया है, अभी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के, लोकसभा के इलेक्शन के पहले से लोकसभा इलेक्शन होने तक और उसके बाद भी इलेक्शन भी आए, सरकार भी स्थापित हुई, उसके बाद भी ये लोग जो है बाज नहीं आए। तो उन्होंने उसी तरह का जो काम है वो शुरू किया, गलत प्रचार, गलत नैरेटिव। तो हम लोगों ने ऐसा सोच विचार किया कि कुछ लोगों से हमने बातें की, और ऐसे बातें करते करते 250 फुले शाहू अम्बेडकर विचार के संगठन हमने इकट्ठा किए। और सबको बात करने के बाद सब मुंबई में एक बड़ी बैठक हुई, और उसमें हमने निर्णय लिया कि संविधान जागर समिति महाराष्ट्र ये स्थापित करना है। और हमने पिछले महीने में एक महीना पूर्व हमने ये स्थापित की। बहुत सारे मीटिंग्स हुए, सोच विचार हुआ, चिंतन हुआ, और हमने ये निर्णय लिया कि जो गलत जो यहाँ पर हो रहा है, गलत प्रचार हो रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है। संविधान के बाबा साहब के साथी जो है, आपको थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपको पता है कि बाबा साहब का जो समाज है, यानी कि पूरा जो अम्बेडकरी समाज है, या बाबा साहब के हर एक विचार से बहुत वाकिफ है, ठीक है। और वो बाबा साहब के विचार को अपना जिंदगी का यहाँ पे उत्थान का एक मार्ग समझता है। तो आपको पता होगा कि आपने जो बीच में बोलते बोलते कहा कि मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना चाहता था, तो आपके सामने तो कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, और साथ अभी जो दूसरी पार्टी है बीजेपी जो सत्ता में है। तो कांग्रेस छोड़कर यहाँ पे आपने बीजेपी कैसे क्यों ज्वाइन किया? 2013 में कांग्रेस सत्ता में थी, उसके पहले भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत प्रयास किया था, किंतु कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहिए। इसका कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, उसमें अगर जाएंगे तो आप जल के राख हो जाएंगे। तो ये तो मेरे दिल में जैसे बाबा साहब को कहते हैं कि 2 बार कांग्रेसियों ने यहाँ पे बाबा साहब को हराया,
जैसा कि भंडारा का इलेक्शन था लोकसभा का, है ना, और मुंबई का एक इलेक्शन था, उसमें बाबा साहब को पराभूत करने में बहुत सारा कांग्रेसियों के यहाँ पे हाथ, ये समाज को अभी तक आपके माध्यम से मालूमात होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया जी उसके बाद 1952 में पहला सार्वत्रिक चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ लोकसभा का, और उसके इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से खड़े हो गए और उन्होंने एक बड़ा अलायंस किया था। तो अलायंस करने के बाद फिर वो बहुत ताकत से लड़े थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो संविधान सभा में प्रमुख भूमिका में थे, मेंबर थे, प्रमुख भूमिका में थे। उन्होंने पहले ऐसा प्रयास किया कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में न आए। जी जी, वो सरदार पटेल और पूरी जो टीम थी कांग्रेस की, मैं बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। वो प्रयास ऐसा किया कि उन्होंने सरोजिनी नायडू ऐसे कुछ लोगों को प्रदेश भेजकर वो संविधान लिखने वाला जो आदमी खोजने का प्रयास किया। तो महात्मा गांधी को उन्होंने जाते जाते बहुत अच्छा काम किया। महात्मा गांधी को उसी मुद्दे पर मैं मानता हूँ। महात्मा गांधी ने नेहरू को बुला के बताया कि अरे आप जो है वो जो संविधान लिखने वाले की खोज में है, तो वो खोजने की ज़रूरत नहीं, अपने ही देश में पूरे विश्व का बड़ा आदमी संविधान लिखने वाला है, उनसे संविधान लिखो और उनका नाम डॉक्टर आम्बेडकर है जो आपके साथ है। मगर फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है पश्चिम बंगाल से लड़े संविधान सभा में, जो 10 लाख लोगों के पीछे एक मेंबर होता था। तो उसमें लड़ने के बाद फिर वहाँ पे नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इतना प्रयास किया कि वो गिर जाए। जोगेंद्रनाथ मंडल नाम का व्यक्ति बताता हूँ, जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी है, तो उनका वहाँ पे काफ़ी प्रभाव था बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने बाबा साहब को खुद बुला के लिया और यहाँ पे आप लड़के आप आइए, मैं भी यहाँ से लड़के आ रहा हूँ। तो और उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके साथ देकर के, जो जनसंघ, भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष रहे हैं देश के, उन्होंने, और डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल, मगर जोगेंद्रनाथ जी का वो पूरे बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो वो होने के बाद नेहरू ने फिर एक षड्यंत्र किया। ये नेहरू ने फिर जो पार्टीशन हुआ भारत का, पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान उधर हो गया। तो नेहरू ने फिर षड्यंत्र करके बाबा साहब जिस मतदार संघ से चुन के आए थे वो पाकिस्तान में भेज दिया, पाकिस्तान में जोड़ दिया। तो दोबारा बाबा साहब फिर वो संविधान में न रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में कोई भी हालत में होने चाहिए। ये जो है संविधान सभा के जो विचारक, बहुत बड़े विचारवंत लोग उसमें थे, बहुत अभ्यास जिनका था, वो सब लोग थे। उन्होंने तय किया कि कोई भी हालत में बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा संविधान सभा में आना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, तो उनको बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा आनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने मुंबई इलाका विधिमंडल, इसको बाला साहब खेर थे प्रधानमंत्री, उनको एक खत लिखा और उनको कह दिया जोर लगा के कि कोई भी हालत में डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से चुन के संविधान सभा में आने चाहिए। और फिर उसका फॉलोअप भी इतना किया कि वो चुनकर गए। बैरिस्टर एक थे
जयकर जी के जगह पर उन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो जयकर की के जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे संविधान सभा में गए। उसके पहले क्यों इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा लाने का प्रयास किया? तो इसका कारण है कि पहले संविधान सभा का जो गठन हुआ, तो गठन होने के बाद जो 9 दिसंबर 1946 उस दिन से संविधान सभा का कामकाज शुरू हो गया। तो 9वें दिन में 17 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुकारा गया कि आप विचार रख दीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि मुझे अभी इतनी जल्दी बुलाएंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तो फिर उन्होंने कोई बात नहीं बोले, अभी जो मैं करूँगा। तो वो जो उनका जो भाषण है, पहला भाषण संविधान सभा में, तो पहला भाषण ऐसा है कि बाबा साहब तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी, सब पूरा बाजू को, अस्पृश्यता सब बाजू को रख दिया उन्होंने। और उन्होंने देखा कि देश को अभी देश का पूरा काम करने का समय आ गया। और उन्होंने जो वहाँ पे रखा, संविधान सभा में जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि जो देश है, ये जो देश को राष्ट्र एक संघ होना चाहिए। राष्ट्र जो एक संघ नहीं हो गया तो राष्ट्र सर्वोपरि पे, और मैं जो हूँ तो मैं प्रथमता भी भारतीय हूँ और अंतिमता भी भारतीय हूँ। तो ये होने के बाद उनका जो भाषण है इतना सराहनीय था कि वो सब लोग एकदम प्रभावित हो गए। और उन्होंने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा हीरा जो कोहिनूर हीरे से भी बड़ा है, तो ये ऐसा हीरा अगर हमने गवा दिया संविधान सभा में तो हम संविधान नहीं बना पाएंगे। तो फिर उस तरह से प्रयास करके उन्होंने बाबा साहब को दोबारा चुन के दिया। फिर भी पंडित नेहरू ने उनको जितना तकलीफ देने का प्रयास संविधान सभा में किया, तो जो डिबेट आप अगर देखेंगे 21 खंड है, 21 खंड, वो मेरे पास है। तो वो अगर हम जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बाबा साहब कितने बड़े हैं। पंडित नेहरू जी को बाबा साहब ने एक भी अक्षर बोलने नहीं दिया। पंडित नेहरू ने जितना भी उनका ज्ञान रखने का रख दिया, बाबा साहब ने सब पूरा उनका ज्ञान जो है वो उससे परे होकर के बाबा साहब ने पूरे देश का विचार करके यहाँ पे संविधान का विचार किया। फिर दूसरा उनका जो भाषण है वो तो टेक्निकल भाषण है। वो जो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में क्या है, वो अमेरिका का संविधान कैसा है, ये देश का संविधान कैसा है, ये सब है। तो उससे ज़्यादा जो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पूरा किया, ये पूरा संविधान करने के बाद फिर 26 नवंबर 49 वो देश को उन्होंने अर्पण किया, सुपुर्द किया। और जब उस दिन का जो उनका भाषण है, तो ये विश्व में ऐतिहासिक, विश्व प्रसिद्ध भाषण है। उसके बारे में देश के बहुत बड़े बड़े विचारक जो है, उन्होंने बाबा साहब के ऊपर जो है संविधान और बाबा साहब के वो भाषण आखिरी भाषण है, उसके ऊपर बहुत बड़े लोगों ने किया है अपनी प्रतिक्रिया, विचार है, और इतनी सराहना की है पूरे विश्व में। तो इस तरह का भाषण जो है, वो भाषण का कुछ अंश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश सर्वतोपरि है, उन्होंने कहा उस भाषण में कि हमारा देश ये पहले स्वतंत्र नहीं हुआ है, ये पहले भी हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। पहले स्वतंत्र था बुद्ध के जमाने में। जो
भिक्खु संघ की संगीति होती थी और कुछ भी जो कुछ मीटिंग्स होती थी, तो उसमें पूरे लोकशाही पद्धति से उनका वो सब पूरा संगीति होती चलता था। और भी बातें बताई उन्होंने कि बहुत से ऐसे राज्य के गणराज्य जब थे तो वो लोकशाही सिस्टम से चलते थे। लोकशाही सिस्टम से चलने वाले ये जो गणराज्य थे उसमें बुद्ध का जो शाक्य का जो था कपिल वस्तु का राज्य वो भी था। कोलिय का राज्य, कोलिय जो है, कोलिय निरंजना नदी के उस पार थे और शाक्य इस पार थे। कोलिय में जो महापुरुष पैदा हुआ, हाँ, तो वो भी फिर बुद्ध के साथ में आ गए। तो बुद्ध ने जो यहाँ पर रखा है तो सब पूरा लोकशाही का, इसका मतलब है कि उस जमाने में और उसके पहले जो कपिल मुनि थे, सांख्य तत्व ज्ञान के जो कपिल मुनि थे, उन्होंने जो तत्वज्ञान दिया था तो ये बुद्ध के पूर्वज थे। हाँ, तो इस तरह से वो चलते आई जो परंपरा है, वो परंपरा बुद्ध ने आगे लेकर गए। वो बाबा साहब अम्बेडकर तक आई। बाबा साहब ने उसको इतना बढ़ाया, संविधान में लाया। ये बाबा साहब अम्बेडकर में वो भाषण में कहा है कि मैंने जो इस संविधान में जो लिखा है कि बुद्ध, और इसमें ये भी मैं बताता हूँ कि मैं एकदम अपने बुद्धिस्ट लोगों में एक गलत फहमियाँ बहुत सारी है कि बाबा साहब ने उस भाषण में कहा है कि ये जो स्मृति, ये जो सब है कुछ नहीं, पुराण नहीं लिया उन्होंने। स्मृति जो है, जो समझो कुछ कानून पहले थे, तो उसमें से अच्छी बातें जो है, बाबा साहब ने खुद भाषण में कहा है कि उसमें से अच्छी बातें जो है, जो गलत है तो छोड़ दिया, उसमें से भी अच्छी बातें ले ली है। और ऋषि मुनियों ने और कुछ लोगों ने तो बुद्ध ने तो पूरे ऋषि मुनियों का पूरा सब किया था। और उसके गुरु, हाँ, तो जो अल्लाह कलाम या वो सब ऐसे लोग थे, तो वो सब लेकर के मैंने पूरा देश का जो तत्व ज्ञान है ये यहाँ पर का, तो पूरा उसका निचोड़ ये संविधान में लाया है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो आज कुछ लोग जो है बताते हैं कि संविधान ये सनातन के इसमें नहीं बैठता, इसमें नहीं बैठता, उसमें नहीं बैठता। बाबा साहब ने उसका बारे में सब पूरा संविधान के दो भाषण में बताया है। और संविधान की व्याख्या जो है, सनातन की व्याख्या, वो भी बाबा साहब ने उनके जो है इसमें लिखी है, अपने बाबा साहब का जो क्रांति प्रतिक्रांति, उसमें उन्होंने सनातन की पूर्व व्याख्या भी उसमें लिखी है। तो मेरा कहने का मतलब ताते ये है, सनातन आप जो दो बार शब्द यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सनातन जो है कि बुद्ध के काल में भी यही धम्म सनातन हो, ऐसा कई जगह पे लिखा है ना। इसका मतलब सनातन जो है कि जो कभी नष्ट नहीं होता, इसका मतलब जो होता है सनातन यानी कि कभी नष्ट नहीं होना, कि विचार ऐसा होता है कि जो चिरंतन चलने वाला, सनातन यानी कि कंटिन्यू चलने वाला। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये है वाल्मीकि तात्या निकाल जी, जो बीड़ अष्टी से है। और ऐसे लोग जो पूरी मालूमात रखते हैं बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का जो अभ्यास है। आज हम लोग सिर्फ बाबा साहब को 14 अप्रैल तक सीमित रखने का बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो देश के प्रति एक राष्ट्रीयता लेकर जो काम यहाँ पे है, ये काम ऐसे जो विद्वान लोग जो समाज में होते हैं, जो वाल्मीकि तात्या है, जैसे कि जिन्होंने यहाँ पे लॉ का स्टडी किया है, वो यहाँ पे एक वकील है, और वकील होने के बावजूद बाबा साहब का पूरा जो संविधान है वो संविधान पढ़ने का पूरी जिंदगी में यहाँ पे प्रयास होता है। और यही बंदा
पूरे अपने ज़िंदगी में यहाँ पे यह संविधान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। अपने से यहाँ पे उनके बारे में सुना कि बहुत सारे संगठन में उन्होंने काम किया है। ह्यूमन राइट जैसे जो होते हैं कि मानवीय अधिकार जो होता है उनके बारे में बहुत सारा काम उनका इस पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में है। तथा मेरा एक दूसरा यहाँ पे सवाल है कि इतने साल हो गए, अभी आने वाले 26 नवंबर को यहाँ पर अपने संविधान को 75 साल पूरे होने, यानी कि अमृत महोत्सव यहाँ पे पूरा देश मनाने जा रहा है। और इसी हालात में आपने जो संविधान जागर यात्रा यहाँ पे निकाली है महाराष्ट्र के लिए, और उसी दौरान लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपको यहाँ पे रूबरू करना चाहता है कि क्या मकसद है इस संविधान को लोगों के सामने लाना। 75 साल में हम देखते कि हम सिर्फ सुनते हैं कि या बोलते हैं कि बाबा साहब संविधान के शिल्पी है, या बाबा साहब ने संविधान लिखा है, या बाबा साहब ने संविधान देश को दिया, लेकिन यह संविधान है क्या अभी भी बहुत सारे हमारे लोगों को मालूमात नहीं। हमारे बहुत सारे लोग जो है बोलने में यहाँ पे हमेशा यूज़ करते रहते कि बाबा साहब संविधान लिखा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि संविधान जागरूक जो तुम्हारी सभा है या मीटिंग चल रही है या तुम्हारी यात्रा चल रही है, किस प्रकार इस संविधान सभा के माध्यम से इस जागरूक यात्रा से आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं? संविधान जागर यात्रा 2024 जो हमने शुरू किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहाँ पर पानी को आग लगाई और पहला मानव अधिकार का जो लड़ा है, जो संघर्ष है वहाँ से शुरू किया है, तो हमने भी इस तरह का गलत लोगों को ठिकाने पे लाने का जो हमारा संघर्ष है वो हमने वहाँ से शुरू किया है। तो 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिन के मौके पर हमने वो शुरू किया है महाड़ से, और अभी 8 सितंबर को मुंबई में चैत्य भूमि में इसका समापन होने वाला है। तो ये जो हमने यात्रा खास करके जो शुरू की है कि लोग अपने खास करके बुद्धिस्ट लोगों में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जमाती, आदिवासी, घुमंतु लोग जो है, ये समाज में और ओवरऑल जो समाज है उसमें एक गलत फहमी है कि ये जो संविधान है कि ये भाजपा के लोग बदलने वाले हैं। लेकिन ये इसको पुष्टि करने के लिए भाजपा का कोई एक खासदार था, मेरे ख्याल से वो कोई हेगड़े नाम का जी, उसने तो जाहिर तौर से बोला था कि हम इसमें सत्ता में इसीलिए आए कि हमें बाबा साहब का ये संविधान बदलना है। बताता हूँ जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े जी, वो उन्होंने कहा था, जो कहा है वो मैं मेरे पास समाज में कैसे देखो एकदम ओरिजिनल वीडियो है जी जी। नहीं, समाज में देखो कैसा होता है, कुछ भी मरोड़ कर या ऐसे कुछ वीडियो भेजा जा करते हैं। लेकिन हो गया, मैं आपको बताता हूँ जहाँ से शुरू हो गया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे भाजपा के, तो उन्होंने कहा था कि उनका ऐसा प्रयास था कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने, ये जो संविधान देश को इतने साल से बांध के रखा है, तो ये संविधान इतना सक्सेस हुआ है, तो इसका बारे में लोगों से और पूछे कि ये संविधान और उसका कैसे हम सक्सेस में ला सकते, ये पूछने के लिए उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की थी। हाँ, तो वो कमेटी नियुक्त करने के बाद वो कमेटी ने बहुत सारा अभ्यास किया, बहुत सारे लोगों के मुलाकात किए और एक ऐसा रिपोर्ट दिया, ये जो करीबन 1000 पन्नों का रिपोर्ट है, और उसमें उन जो फाइंडिंग दिया है उनका कहना है कि संविधान से ये हमारा देश जो है ये समृद्ध राष्ट्र हो रहा है। अच्छा, तो ये समृद्ध राष्ट्र हो रहा है तो संविधान का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। इसके लिए जो ये सरकार कितना ज़्यादा प्रयास करना चाहती है उतना करना चाहिए, ये उसका जिस्ट है। ये वो रिपोर्ट का। मगर कांग्रेसी लोगों ने और कुछ वामपंथियों ने ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कांग्रेस भाजपा और अटल बिहारी वाजपेयी बदलने वाले, इसके लिए वो कमेटी नियुक्ति की, ऐसा वैसा ये गलतफहमी में किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तो गिर गई,
उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर अभी 2024 में 2014 में जो नरेंद्र जी मोदी की सरकार आ गई, तो अभी तक तो चालू है, फिर से तीसरी बार उनको दिया है। तो कांग्रेस वालों को एक मुद्दा 2002 साल में जो मिला था कि उससे उनको लगा कि अटल बिहारी की वो सरकार हम गिरा सके, तो इससे मोदी को भी हम घर पे भेज सकते हैं। तो उसी मुद्दे को लेकर के, है ना, ये हमारे मराठी में एक कहावत है, लखली मेंढी तेच रान धुंडी। तो जो वो रहती है ना भेड़, तो वो जो कुछ उसको चारा अगर जहाँ पर मिलता है तो उसको लगता है कि वहीं पे जाके फिर दोबारा चारा मिलेगा। तो फिर उन्होंने वही नैरेटिव लाने का प्रयास किया, तो काफ़ी उसका असर हुआ है। लेकिन बाबा साहब के जो अम्बेडकरी समाज जो है, तो वो तो बाबा साहब और संविधान को तो एक जो नाने हैं, जैसे हम एक बोलते कि एक नाना होता है तो उसके दो बाजू होते हैं, तो संविधान और बाबा साहब एक ही मानते हैं ना लोग। मैं सब आपको बताता हूँ। तो बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो गलत उनके बारे में, जो संविधान के बारे में गलत जो बताया है, उसमें ऐसा है कि वो क्या बोले कि संविधान मोदी और भाजपा बदलने वाले हैं। ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र ख़त्म करने वाले हैं, और जो हुकुमशाही जो है ये लाने वाले हैं, मनुस्मृति का राज आएगा, इस तरह का जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। ये नैरेटिव चला के उन्होंने बहुत प्रयास किया। उसमें ऐसा है कि बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर को ये पता था कि मेरे पीछे ये मेरे समाज को, ये जो पिछड़ा समाज है, जो घुमंतुआ है, आदिवासी है, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, बौद्ध समाज है, ये सब लोगों को ये जो पीछे जो है ये इनके अधिकार छीन ले सकते हैं। तो उन बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद कहते हैं, तो अनुच्छेद 13 में उन्होंने 13 का खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, इसमें पूरा एकदम पूरा डिटेल्स दिया है, और कहा है कि संविधान का जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, वो मूलभूत ढांचा है तो मानव मूलभूत अधिकारों का ढांचा है, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक ये मूलभूत ढांचा है। इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई बदल नहीं सकता। इसी 14 से 35 तक के इस पूरे अनुच्छेद में यहाँ पे जैसे कि एससी होंगे, एसटी होंगे, या आप बोले गोमंतक जो लोग होते हुए, इनके सब जो अधिकार जो है बाबा साहब ने उसको संरक्षित रखा है। बिल्कुल। 14 से 35 तक ये सब 21 का जो अधिकार है, अभी 21 का जो अधिकार है जीवित रहने का अधिकार है ना, कि जो अभी एट्रोसिटी एक्ट का जैसे मोदी जी ने उसको अपडेट किया है और बहुत कड़क किया है। तो एट्रोसिटी एक्ट, अत्याचार जो होते हैं दलितों के ऊपर, तो नहीं होने चाहिए, और उनका जो जीवित का हानि होना चाहिए। तो वो जीवित का संरक्षण होने के लिए उन्होंने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में हुआ था पूरे देश विश्व में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें उन्होंने उसमें ली है। 21 जो है उसमें जीवित का अधिकार जो है, तो उसमें 35 मुद्दे हैं, 35 बातें हैं, एकदम पूरे बहुत एकदम विस्तृत है उसमें। ये जो है इसका जो भाष्य है, इसका जो निर्णय है कि कौन से जीवित अधिकार में कौन से अधिकार आते हैं, जैसे शुद्ध पानी मिलने का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार है। नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स फिर और अलग है, अनुच्छेद 19 में है वो। तो ये जो है जीवित 21 में 21 के 35 सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 35 बातें हैं उसमें कि हम जो अच्छी हवा भी हमको मिलनी चाहिए, जो अच्छा घर भी हमको मिलने चाहिए, रहना जो है हमको सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे इतने बातें हैं उसमें
एकदम बहुत बढ़िया है। तो हम अपने जो देश के कुछ लोग हैं, ये तो कुछ सर्वोच्च न्यायालय की कुछ बातें पढ़ते नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। जैसे राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर जी मंत्री है, उन्होंने पूछा था कि भाई आपको पता है कि संविधान में कितने पन्ने हैं? अच्छा। तो राहुल गांधी को उसका जवाब नहीं दे सके वो, तो वो उठ के चुप बैठे, नीचे मुंडी डालकर चुप हो गए और फिर उससे संसद से वो निकल गए। वकील साहब, दूसरा एक मेरा ऐसा आपको पूछना रहेगा कि बाबा साहब ने यहाँ पे कहा कि संविधान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, ठीक है ना, संविधान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, लेकिन वो गलत तरीके से अगर उसको चलाया जाता है तो अच्छा संविधान भी गलत साबित हो जाएगा। और कोई गलत संविधान भी होगा लेकिन वो अच्छे उद्देश्य से अगर कोई चलाते हैं, विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, तो गलत संविधान भी यहाँ पे अच्छे तरीके से साबित हो जाएगा। एक आखिरी मेरा आपको सवाल रहेगा यहाँ पे, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक कुछ निर्णय आया है कि जिसमें बताया है कि देश के जो एससी है और एसटी है, इन एससी और एसटी में यहाँ पे बाइफर्गेशन किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो एक वकील के नाते, एक वकील के तौर पे समाज में आज भी इसके बारे में बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां निर्माण हो रही है। हम जब देखते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से लोगों से इंटरव्यू जब करते हैं या पूछते हैं लोगों से, तो लोग बोलते हैं भाई अब हमारा जो संगठन था एससी बोल के, और ये देश में हम पूरे एक संघ थे, कोई एसटी बोल के जो होगा तो वो कोई एक संघ था। जैसे कि एससी को 13% रिजर्वेशन यहाँ पे है और एसटी को 60% रिजर्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर इसमें मोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, उसको बाइफर्गेशन किया जाएगा, तो हमारा जो संगठन है ये टूट जाएगा। एससी बोल के हमें कोई यहाँ पे एक आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो एक वकील के नाते, वकील के तौर पर क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें ये भी जो बात है, इसमें भी गलतफहमी का सब लोग शिकार हैं। बड़े बड़े लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसका। अच्छा, गलत बड़े बड़े लोग, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि संविधान में जो आरक्षण का जो तत्व दिया है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो है ये प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है। रिजर्वेशन जो है ये रिप्रेजेंटेशन है कि अलग अलग जो वर्ग है एससी के, उनका प्रतिनिधित्व उसमें हो। अच्छा। कि नौकरियों में, इसमें तो उनका कहना था कि आरक्षण का, मेरा कहने का मतलब आरक्षण भी थोड़ा सा कैसे कि उसके भी कुछ प्रकार है ना। मैं पूरा बताता हूँ। जी जी, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत सारे समाज में है कि, और बाकी भी जो अपने अपोजिट लोग होते हैं जो आरक्षण के खिलाफ रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि आपको आरक्षण मिला है या आरक्षण बंद होना चाहिए, आरक्षण नहीं रहना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें लोगों में चलती है। सब पूरा मैं आपको बताता हूँ। ये जो गलत फहमी है, ये आरक्षण, पहले बाबा साहब ने तो पहले बताया था कि ये प्रतिनिधित्व है। केवल 7% लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलेगी। अच्छा, केवल 7%। समाज के कोई भी समाज जो है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, घुमंतु है, ये जो लोग हैं उसमें केवल 7% उनको जो दिया है, उसमें 7% समाज से लोग आएंगे और करेंगे। बाकी लोगों ने प्रशासनिक जॉब होते हैं, कोई भी जो रिजर्व जॉब होते हैं वो 7% रहेंगे। 7% ही उसमें आएंगे। प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन दिया है बाबा साहब ने कहा है। तो उन्होंने कहा था कि 10 साल इसको रखे तो हमारा समाज अपने आप आगे बढ़ेगा और ये खुद कहेगा कि हमको अभी आरक्षण की ज़रूरत नहीं। जैसे राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने कहा था कि एक तगड़ा घोड़ा होता है और एक जो है मरता घोड़ा रहता है। तो अगर दोनों को एक साथ बांध दिया और उन दोनों के साथ जो चारा डाल दिया तो तगड़ा घोड़ा वो मरने वाले जो उसको खाने नहीं देगा। इसके लिए उसको स्वतंत्र देना चाहिए और फिर उसके जैसा तगड़ा होने के बाद एक साथ डालना चाहिए। तो बाबा साहब का इसका ये मुद्दे को नज़र रखते हुए बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल में हमारे लोग सक्षम हो जाएंगे, ऐसा बाबा साहब का कहना था। अगर नहीं हो गए तो फिर और 10 साल ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो अभी वो बढ़ते रहता है ना।
तो उसमें मैं आपको जो उपवर्गीकरण करने का जो उनका कहना अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो काफ़ी सालों से ये मांग रही है कि जो समाज रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे उसमें कुछ समाज जो है ऐसा कि पिछड़े आज भी दलित में पिछड़े लोग हैं, आदिवासियों में भी पिछड़े हैं, घुमंतों में पिछड़े हैं, ओबीसी में भी पिछड़े हैं। तो कुछ लोगों ने इसका पूरा फायदा, जैसे तगड़े घोड़े का जो है वो उसमें भी तगड़े घोड़े पैदा हो गए। तो ये उनका कहना था कि वो ये सब पूरा आरक्षण इन्होंने खा लिया, तो हमको नहीं मिला है, तो हमको भी मिलना चाहिए, इसके लिए उसका उपवर्गीकरण कर दीजिए, हमारा हमको दीजिए, हमारा हमको दीजिए। तो फिर उसमें और ABCD होने वाली होने के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका उपवर्गीकरण कीजिए। उसमें ये गलत फहमी का ही शिकार है, इसके लिए लोगों ने याचिका डालना शुरू किया। तो जब से वो करीबन समझो 20 साल से ये चल रहा है मामला कि उपवर्गीकरण करो, उपवर्गीकरण। 20 साल की पहली मांग थी क्या? ये जो मांग है उपवर्गीकरण की 20 साल की पहली मांग है, करीबन 20 साल से ज़्यादा। आपको पता है किसने मांग पहली की है? ये जो पहली मांग जो है गोपली जी ने की है, यानी मातंग समाज की तरफ से। मातंग समाज के तरफ से इसका पहले से ये हो गया, गोपली जी ने की, फिर बहुत सारे मातंग समाज के लीडरों ने इसकी मांग की और कहा कि ये जो है बौद्ध लोग कि बौद्ध और बाकी के भी जो चर्मकार और कुछ ये लोग जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं और हमको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला चलने के बाद फिर इसमें ऐसा है गलत फहमी का शिकार कि अगर इसमें उपवर्गीकरण भी किया तो अभी क्या हो जाएगा कि उपवर्गीकरण में समझो SC के कुछ जो प्रगत जो वर्ग हुए हैं, जैसे नवबौद्ध है या चर्मकार है या जो उसके वो एक इसमें समझो थोड़े तरक्की हो गए तो उसमें D में डालेंगे, तो थोड़े कम तरक्की हो गए उसको C में डालेंगे, तो उससे और थोड़ा कम तरक्की हो गई उसके आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। ये पूरा देख के इकोनॉमिकल कंडीशन वो सब पूरा उसका देख के वो करने का अभी सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है कि इस तरह से होना चाहिए। जो ज़्यादा बैकवर्ड रह गया उसको पहले A में लाना चाहिए, ऐसा इस तरह का दिया। और उनका क्या उसको उसके साथ उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल लेयर इसमें लागू होना चाहिए। तो आरक्षण का तत्व यह है कि प्रतिनिधित्व होने के कारण जो भी वर्ग इसमें है, जो भी अभी SC में 59 जातियाँ है, 59 जातियाँ है। 59 जाति में ये छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक जातियाँ है कि इसकी के पूरे महाराष्ट्र में 2000, 3000, 5000 पॉपुलेशन है, ऐसे बहुत कम इसमें वो लोग है वो इसमें। तो प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि वो पढ़ेगा, शिक्षा में भी उनको सहूलियत दी हुई, हाँ, शिक्षा में पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इसमें कंपटीशन में आएगा। तो ये कंपटीशन भी है ना, कंपटीशन में है। जो स्टडी करेगा, जो पढ़ेगा, जो ज़्यादा पढ़ लिखेगा, तो कोई भी समाज को पढ़ने के लिए लेकर तो बंदी नहीं किया है ना। वही तो राइट टू एजुकेशन में ये सब राइट टू एजुकेशन है, वो 2009 में आया, मगर पहले से भी जो समझो बौद्ध समाज के और बाकी चर्मकार समाज के लोग हैं या और कुछ तत्सम जाति है वो पूरे देश में, तो उसमें उनको तो कोई राइट टू एजुकेशन नहीं था। 2009 साल में आ गया। तो उन्होंने जो भी है जिला पंचायत का या सरकारी स्कूल में जाकर के वो जो शिक्षा ली, तो उन्होंने अपना हुनर दिखा के फिर वो परीक्षा पास हो गए और वो चले गए। तो इसमें वो भी
अपने पास लोग है कि एकदम माइक्रोस्कोपिक में भी बुद्धिस्ट लोगों के आगे जाने वाले, ज़्यादा मार्क लेने वाले भी लोग हैं जी। तो ये हो सकता है, मगर अभी इसमें क्या हो गया कि अगर इसमें कुछ समाज को इकट्ठा डालेंगे जी, हाँ, फिर इसमें समझो अभी बुद्धिस्ट जो है जी, नव बौद्ध है, उसमें महाराष्ट्र में हमने पाया कि हर जाति के 12 पोट जाति होती है जी, 12.5 जी। मगर नव बौद्धों के 89 पोट जाति है जी, 89। मेरे पास वो उसका किताब है, इसका पूरा डेटा जो है कि कौन सी जाति है, हाँ, 89 है वो। तो वो अभी बिखरते बिखरते वो कहाँ तक जाएगा? तो वो वर्ग में अभी हर इसका यह है। तो अभी उसमें से जो को पोट जात है, सब कास्ट है, तो अभी ये सब कास्ट में कुछ जाति है कि वो समझो मातंग समाज में कुछ ऐसी जाति है कि जो आगे आई वाली है। तो मगर नीचे जो है अपना वो होता है, बहुत सारे होले रहे, यह है, कुछ है, मांग गारुडी है, ऐसे जो लोग हैं वो जो है तो वो समझो नीचे है जी। वो तो प्रगत नहीं है जी। तो अभी कुछ दिन से वो भी बोलेंगे कि हमको भी ABCD चाहिए जी, जी। तो कितने ABCD बनाएंगे? हाँ, ये सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत क्रिटिकल है जी, जी। तो ये बहुत करने का था तो बाबा साहब भी कर सकते थे, बाबा साहब भी कर सकते थे कि वो ये ऐसा नहीं किया। इसका कारण है कि ये बहुत जटिल बात है जी। तो इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व आपके समाज से आएंगे तो कुछ बाबा साहब ने बहुत सारे लोगों को समाज के बोला है कि जाओ और समाज में जाकर के बैठो और समाज को क्या क्या मदद करनी चाहिए। तुम अगर IAS ऑफिसर हो गए और कुछ हो गए तो आप समाज में जाकर के बाकी लोगों का भी उत्थान कर दो। दर्शकों, ये है यहाँ पे वाल्मीकि तात्या निकालजे जो बहुत विस्तार से यहाँ पे बात करें लॉर्ड बुद्धा TV चैनल के साथ, और लेकिन समय की पाबंदी हमें भी है। तात्या, और भी आपके साथ हम जुड़ना चाहेंगे, बहुत सारी मालूमात आपके पास है, बहुत सारा एक्सपीरियंस ज़िंदगी जीवन भर का आपके साथ जुड़ा है, और ये आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ज्ञान है, ये ज्ञान समाज के हर घर में सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बुद्धा TV चैनल यहाँ पे विस्तार से लेके जाना चाहता है। और एक आखिरी सवाल मेरा है कि जो अपने भाजपा का जो आप उपाध्यक्ष है मागासवर्गीय विभाग का, अनुसूचित जाति का महाराष्ट्र राज्य के, और इन्हीं के माध्यम से आज महाराष्ट्र में जो महाड़ से होकर पूरे महाराष्ट्र में घूमने वाली संविधान ये जो जागृति यात्रा निकाली है, इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा या समाज के प्रति जो जाएगा कि आज एग्जैक्ट संविधान क्या है और संविधान के प्रति लोगों में खास तौर पे पूरे भारतवर्ष में या इसके बारे में अवेयरनेस होने के लिए आपके क्या क्या प्रयास रहे? एक आखिरी सवाल है मेरा। हमारा प्रयास ये है कि संविधान जो है इस देश में सब समाज को, सब जाति को, सभी धर्मों को इकट्ठा बांधने वाला ये अकेला एक ग्रंथ है जी। बिल्कुल, हाँ, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपने भी इस यात्रा के माध्यम से इस ग्रंथ को एक राष्ट्रीय ग्रंथ है इस प्रकार का आपने भी प्रचार किया तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, वो राष्ट्रीय ग्रंथ है ये। तो हमारा प्रयास इसमें ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो राष्ट्रवाद का जो बताया है कि राष्ट्र ये जो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब राष्ट्र बड़ा होता है तो बाबा साहब का कहना है राष्ट्र यानी कि राष्ट्र में जो लोग हैं वो, तो बाबा साहब का जो कहना है कि राष्ट्र यानी राष्ट्र के लोग हैं। अगर राष्ट्र की तरक्की हो जाएगी, राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा। बाबा साहब ने एक जगह पर कहा है कि इस भारत को, वो तीसरे भाषण में ही कहा है उन्होंने कि ये भारत को एक होने से विश्व की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, और भारत ये जो है समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए कोई भी विश्व की शक्ति रोक नहीं सकती। ये
बिल्कुल समृद्ध राष्ट्र होगा, सुपर पावर कंट्री हो जाएगी। तो ये बाबा साहब का विश्वास था। तो इनका विश्वास इसलिए था कि बाबा साहब का अपने लोगों के बहुत पूरा विश्वास है कि ये मेरे लोग जो है बाबा साहब ने उनको राष्ट्रवाद की तरफ लेके गए। बाबा साहब को कोई दूसरा धर्म भी अपनाना अपना सकते थे बाबा साहब, मगर उन्होंने इस देश का ही बुद्ध धर्म अपनाया। उसका कारण है कि वो राष्ट्र के प्रति बाबा साहब का जो बिल्कुल प्यार था और जो लगन था वो उन्होंने किया। और उनका विश्वास है कि मेरे बुद्धिस्ट लोग जो है, ये मेरे जो आदिवासी लोग हैं, ये जो है मेरे घुमंतु लोग हैं, ये जो वंचित शोषित लोग हैं, ये राष्ट्रवाद के सिवाय बिल्कुल हटेंगे नहीं राष्ट्रवाद से। कि हम देखते हैं कि कितने भी अत्याचार समझो यहाँ पर हो गए, मगर यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का घुमंतु कभी भी ऐसा नहीं बोला कि हमको इस राष्ट्र में नहीं रहना है। तो क्यों? तो इस राष्ट्र के ऊपर उसका बहुत ही प्रेम है। बाबा साहब के ऊपर प्रेम है, बुद्ध के ऊपर है और राष्ट्र के ऊपर भी प्रेम है। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि ये राष्ट्र के सभी लोग अगर इकट्ठा एक संघ, संविधान में उन्होंने एक संघ राष्ट्र, एक समाज होना चाहिए। बंधुता के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि बंधुता जो है, अगर बंधुता पर हम नहीं करेंगे तो हम एक राष्ट्र नहीं हो सकते। एक संघ राष्ट्र होना चाहिए, एक जिनसी राष्ट्र होना चाहिए, एक जान होना चाहिए राष्ट्र। अगर होना है तो इस राष्ट्र में दो तरह के राष्ट्रवादी शक्ति जो है इकट्ठा आने चाहिए। मगर राहुल गांधी या और कोई लोगों का ऐसा प्रयास है, वामपंथी लोगों का, कि ये राष्ट्र टूट जाए, ये बिखर जाए। ये पंजाब में आपने देखा है, पंजाब में इंदिरा गांधी ने जो शुरू किया था उसका जो आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी कहाँ से मर गई। तो ये जो है राष्ट्र में विभाजन करने का जो प्रयास है तो उसका ये नतीजा हुआ है। फिर उसके बाद राजीव गांधी जो मर गए, वो कौन सा नतीजा है? राष्ट्र के विभाजन का ही नतीजा है ना। तो ये राष्ट्र विभाजन का नतीजा ये लोग जो करते हैं, उसका नतीजा ये राष्ट्र टूटने में हो जाएगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। कि बाबा साहब ने कहा है कि जो स्वतंत्रता आपको जो आज़ादी मिली है, इसको हमको जी जान से यहाँ पर रखना है। तो ये हम जो है राष्ट्रवाद अगर उसमें देखेंगे, देश का हित, देश एक संघ होना चाहिए, एक पूरा एक जिनसी होना चाहिए। तो ये बाबा साहब ने हमको सिखाया है कि इसके लिए हमको एक राष्ट्र बनना चाहिए, तो इसमें फूट नहीं होना चाहिए। मगर कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक धर्म की बाजू लेकर के, एक धर्म जैसे कि इस्लाम धर्म है, ये इस्लाम धर्म जो है जिहाद मानता है, लव जिहाद करता है, लव जिहाद के माध्यम से इसमें हो सकता है। आपको एक बात मैं जरूर दर्शकों को और आपको यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जब अस्पृश्यता थी तब वो अस्पृश्यता नष्ट करने का जो प्रयास है, तो मुंबई इलाका विधिमंडल में पहला जो प्रस्ताव पारित करके बाला साहब खेर जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो प्रस्ताव रखा, वो पारित किया। और उसके ऊपर जो भाषण देते समय उन्होंने कहा था कि अस्पृश्य को कम लेखना नहीं, सभी देश को उन्होंने राष्ट्र को कहा था कि अस्पृश्य को कम मत लेखो, क्योंकि वो एक पंचमांश है। ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। एक पंचमांश बोले तो 100 का 5वां हिस्सा, बोले तो 20% है। तो अगर बाला साहब खेर जैसा एकदम बड़ा आदमी वो कहता है और राज्य चलाने वाला कि ये एक पंचमांश यानी 20% है, तो वो 1923 में 20% थे, तो उसको दुगुना, तिगुना, चौगुना होना चाहिए था कि नहीं? तो आज कितनी तादाद है महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की? अनुसूचित जाति की 11.9% है, 11.9%। तो ये
1923 में जो 20% जाती थी उसकी संख्या, तो ये 11.9% कैसी रह गई, कहाँ गई ये? तो ये कम 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 होते रहे। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो गया, एक तो मारे गए या तो फिर इस्लाम बनाए गए। तो इस तरह से ये कम हो रहे है ना। तो ये कम हो रहे, इसका मतलब है कि ये इस्लाम वाले जो है उसको अपने अंदर ले रहे। तो इस्लाम क्या है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है कि इस्लाम ऐसा है कि इस्लाम जो है ये दूसरे धर्मों को, दूसरे जाति के लोगों को ये काफिर कहते हैं। अगर ये काफिर कहते हैं तो काफिर का मतलब बाबा साहब ने समझाया है कुरान से जो है। तो उन्होंने कहा है कि काफिर यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा समाज कि जो कुरान के तहत उनको एक तो इस्लाम होना चाहिए या तो मरना चाहिए, तो इसके दुनिया में उसको जीने का अधिकार नहीं है। हाँ तात्या, बहुत सारी बातें ऐसे कि जो आपसे हम जानना ही चाहेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि समय की हमें भी बहुत सारी पाबंदी यहाँ पे है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे जो है एडवोकेट वाल्मीकि तात्या निकाल जी, और जो उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के मागास वर्गीय विभाग के, और उन्हीं के माध्यम से आज पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पे संविधान जागर यात्रा यहाँ पे चल रही है। तो इस संविधान जागर यात्रा यानी कि बाबा साहब का विचार है संविधान, और यह संविधान का विचार यहाँ पर लेकर अगर भाजपा यहाँ पे चल रही है या आपकी पार्टी यहाँ पे चल रही है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पे देने का प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। ये जो संविधान जागर यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। बोले तो पाठिंबा दिया है उसको। सपोर्ट किया है। हाँ, इसको बोले कि यात्रा हम आप यात्रा के साथ है। ये बहुत सारे पक्ष जो है पार्टी है, 250 लोग हैं। तो ये फुले शाह आंबेडकरी, अण्णाभाऊ साठे के विचार के, आदिवासी गुमंतु के ऐसे संगठन जो है, ये सब मिलके हम ये जो कर रहे हैं, ये उसका मतलब जी नहीं, ये तो सबने ही करना चाहिए क्योंकि संविधान है, क्योंकि संविधान ही भारत की जान है, भारत की आन है। भीम जी तुम्हारा संविधान है, यहाँ पे हर एक देश के भारतीयों को भारतीय होने का हक अधिकार, उसका आइडेंटिफिकेशन करने का हक अधिकार केवल और केवल भारतीय संविधान ही प्रदान करता है। तो आपकी इस कार्य के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ढेर सारी शुभकामना देता है। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया, और इसी प्रकार अगर मौका मिलता है तो आपको जानने का हम जरूर प्रयास करेंगे। दर्शकों, देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, और ये था मैत्री संवाद। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी का धन्यवाद। आप हमारा संविधान जागर यात्रा आप जो है आपके चैनल के माध्यम से हमारा विचार रखने का जो आपने पहल की है, तो इसके लिए मैं संविधान जागर यात्रा की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी आप अगर हमारे यात्रा में जुड़े रहेंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जरूर, ये तो हम सब भारतीय का काम है। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यहाँ पे देश में बहुजनों का विचार, संविधान का विचार, बाबा साहब का विचार लेने के लिए तो पूरे भारत में यहाँ पे पहल करता है। दर्शकों, देखते रहे आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, और इसी प्रकार हम आपको जरूर मिलवाएंगे किसी एक नए व्यक्तित्व से जो समाज के लिए, उत्थान के लिए कुछ ऐसा नया काम करता है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन विकास जीवने सह। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे